हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। आज हम बात करने जा रहे हैं पहले चैप्टर की, जो एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर आपको दिया हुआ है, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो आज लिविंग वर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यू ऑल नो दैट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी। बायोलॉजी को एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अब इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू लिविंग एंड लाइफ। तो पहले तो हमें ये समझना है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। भाई देखो, इस दुनिया में जो भी है, एनीथिंग ऑन दिस अर्थ इज मैटर, जो कि 3 स्टेट्स में होता है, आप जानते हैं, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक, तो ये जो नॉन लिविंग थिंग है और हम जैसे लिविंग थिंग है, हम में और इनमें अंतर क्या है? सिर्फ इतना, हम सब इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बने हैं, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, बट इनके मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन नहीं करते और हमारे मॉलिक्यूल्स सेल्फ इंटरैक्ट करते हैं, अपने आप से इंटरेक्शन करते हैं। और जब भी किसी 2 या 3 चीज़ों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो उसका कोई ना कोई आउटकम दिखाई देता है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है। और वो आउटकम, वो रिजल्ट हमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिनके थ्रू हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचान पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे ग्रो करना, मूव करना, लोकोमोशन करना, मेटाबॉलिज्म करना, रिप्रोडक्शन करना, रिस्पॉन्ड करना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। नाउ देयर इज अ टर्म यूज्ड एज डिफाइनिंग फीचर। एक वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया है, डिफाइनिंग फीचर। क्या होता है डिफाइनिंग फीचर? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग फीचर की तरह बिहेव कर सकता है अगर वो 2 शर्तें पूरी कर रहा हो, इफ इट फुलफिल्स 2 क्राइटेरियाज। पहला, it must be present in all living organisms without any exception, और दूसरा, it must not be present in any non-living thing। तो ये 2 बातें उसे पूरी करनी होंगी। पहली, कि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो बिना किसी एक्सेप्शन के, और दूसरा, कि वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग में ना पाया जाए। तब ऐसे फीचर को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह देते हैं, ऐसे फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर कह देते हैं। और हमें यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बात करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। इसमें तो सबसे पहली बात, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स is biology। ठीक है, and father of biology is Aristotle। इस बायोलॉजी को फर्दर हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। There are 2 branches, one is botany, that is study of plants, and another one is zoology, study of animals। ठीक है, अब यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लाइफ। सो व्हाट इज लाइफ? इट इज कॉम्प्लेक्स, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स undergoing interactions and whose outcome is visible in the form of characteristic features। So इस interaction का जो outcome होता है, these outcomes, interaction of these outcomes of these interactions, या इसको हम कह सकते हैं results of these interactions are visualized in the form of characteristic features। And these characteristic features could be anything। It can be growth, it can be reproduction, it can be responsiveness, it can be anything। So it can be growth, locomotion, self-regulation, reproduction, and many other features। Characteristic features can be endless. It can be anything that has recognized as a feature of any living organism, but जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज डिफाइनिंग फीचर। I told you that there must be two criteria to be fulfilled if it has to be considered as defining feature. तो हम defining feature की अगर बात करें तो it must fulfill two criteria. It must fulfill two criteria, and those two criteria, first is present in all living. Without exception. And second, not present in non-living things. If the characteristic features are fulfilling these two criteria, then they are said to be defining. Now, according to NCERT, the 5 characteristic features which you have to deal with are: first, growth; second, reproduction; third, metabolism; cellular structure; and fifth and the most important one is consciousness. So these are the 5 characteristic features, and we have to find out whether these characteristic features are defining or not. तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये डिफाइनिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनके बारे में एक एक करके सारी बातें पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि ये डिफाइनिंग है या नहीं है। तो we'll be starting with the first characteristic feature, that is growth. तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट फीचर की बात करते हैं, that is growth. ग्रोथ का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ग्रोथ का लिटरल मीनिंग होता है इंक्रीज, बढ़ना। अब आप लेंथ में बढ़ जाएं, ब्रेथ में बढ़ जाएं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मास, ड्राई वेट, नंबर, एनी सॉर्ट ऑफ इंक्रीज इज ग्रोथ। ठीक है। अब हमने नोटिस किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो करते हैं तो वो इंट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं, यानी हमने कुछ खाया, मेटाबोलाइज किया, हमारा प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, तो अंदर के मेटाबॉलिज्म से जब इंक्रीज होता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। और एक बार कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा हो जाए तो फिर वापस छोटा नहीं हो सकता, यानी कि इरिवर्सिबल इन नेचर। अगर हम नॉन लिविंग में ऑब्जर्व करें, क्या नॉन लिविंग थिंग ग्रो करती है? यस, in terms of weight, in terms of external appearance, because यहाँ पे ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होती है, बाहर से होती है। जैसे मान लो कि आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको पानी में डाल दिया, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, अपना सरफेस एरिया भी बढ़ाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, और वापस आपने उसको धूप में रख दिया, पानी इवेपोरेट कर जाएगा, वो वापस श्रिंक हो जाएगा। यानी पहली बात तो यहाँ ग्रोथ बाहर से अंदर होती है, एक्सट्रिंसिक होती है, और दूसरी बात कि ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। जैसे आपने माउंटेन्स का साइज घटते बढ़ते देखा होगा, सैंड माउंट्स, बालू के जो टीले होते हैं उनको देखा होगा। तो यस, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखी जाती है, पर अंतर क्या है कि यहाँ ग्रोथ इंट्रिंसिक इरिवर्सिबल है और यहाँ ग्रोथ रिवर्सिबल है और एक्सट्रिंसिक नेचर की होती है। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज इंट्यूसिसेप्शन, और इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज एक्रीशन। प्लस एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड करके लिखा है कि ट्विन प्रॉपर्टीज पे हमें बहुत ध्यान देना है, 2 प्रॉपर्टीज पर। पहला इंक्रीज इन मास एंड दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। एज आई टोल्ड यू कि एनी सॉर्ट ऑफ इंक्रीज इज ग्रोथ। इनफैक्ट आप 11th का लास्ट चैप्टर पढ़ते हो, प्राण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसने ये चीज दिखाई भी है, हर तरह का इंक्रीज ग्रोथ है। लेकिन यहाँ हमने 2 फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस कर दिया है, तो हमने उनको ट्विन प्रॉपर्टीज की तरह काउंट किया है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अच्छा, जरा सोचो कि प्लांट्स में ये जो ग्रोथ होती है ये तब तक होती रहती है जब तक ये जिंदा रहते हैं, तो इसको कहते हैं ओपन टाइप की ग्रोथ। जब तक जिंदा है तब तक ग्रो कर रहा है तो उसे इनडेफिनेट, इनडिटर्मिनेट ओपन ग्रोथ कहते हैं। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता ना कि जब तक जिंदा हो रहे हैं तब तक लंबे होते चले जा रहे हैं। एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ ग्रोथ। अगर हम ट्विन प्रॉपर्टीज पर ध्यान दे रहे हैं, यानी इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स के टर्म्स में जरा सोचो कि अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है
जैसे ही वो डिवाइड करा, 2 सेल्स में बना, तो ग्रो भी किया, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किए एंड रिप्रोड्यूस भी किया, क्योंकि दूसरा सेल पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, यूनिसेलुलर है ना। तो इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना सेल डिवीजन के माध्यम से एक ही बात हो जाती है। दे आर सिनोनिमस, दे आर सेम, दे आर पर्यायवाची। इसीलिए उनके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं दैट दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, मतलब सेम। लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में भाई ग्रो करना अलग बात है और रिप्रोड्यूस करना अलग बात है, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? तो आप 2 क्राइटेरिया याद करो। किन 2 क्राइटेरिया पे हम डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग कहते हैं? पहला कि सब लिविंग में होना चाहिए, होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरा, किसी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, पर ये नॉन लिविंग में होता है, इसका मतलब इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। पर क्वेश्चन में अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ आ जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या डिफाइनिंग होती है? यस, डेफिनेटली इंट्रिंसिक ग्रोथ सभी लिविंग में होती है विदाउट एक्सेप्शन, और किसी नॉन लिविंग में नहीं होती, क्योंकि नॉन लिविंग की ग्रोथ तो एक्सट्रिंसिक होती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ कोट की हैं। यहाँ देखिए, ग्रोथ का लिटरल मीनिंग इज इंक्रीज, ग्रोथ इन लिविंग, ग्रोथ इन नॉन लिविंग। यहाँ पे इंट्रिंसिक है, occurs from inside and it is irreversible. The process is named as intussusception, and this is the most important point. It has twin properties, increase in mass and increase in number of cells. Growth in non-living, it is extrinsic, reversible, occurs by the process of accretion. Examples ये 3 दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। यहाँ देखिए, प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है? ओपन, indefinite, indeterminate, that is occurs throughout the lifespan. Growth in animals कैसी होती है? Closed, occurs up to a certain age. In unicellular organism, growth is equal to reproduction. Growth reproduction same हो जाते हैं, synonymous हो जाते हैं। इसके लिए phrase use किया जाता है that they are mutually inclusive events. और multicellular के केस में they are mutually exclusive events, that is different. बात समझ में? और इन सारी बातों से हमें क्या पता चला? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें ध्यान रखना है, दैट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। बट अगर क्वेश्चन में आ जाए इंट्रिंसिक ग्रोथ, देन इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर। So this is all about growth. ये सारी बातें हमने ग्रोथ की कर ली, और याद रखना है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में इंट्रिंसिक ग्रोथ आएगा तो यस इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे फैक्टर के बारे में, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में आप सबको मालूम होगा, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस, एंड दे आर ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ द पेरेंट। ठीक है, अब पहली बात आती है कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑन द अर्थ। किसी स्पीशीज की कंटिन्यूटी अर्थ पर मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म मॉर्टल होता है। क्या मतलब हुआ? अगर कोई इस दुनिया में आया है तो उसका टिकट कटना है। ठीक है, तो अगर अपने मरने से पहले वो अपने जैसा नहीं बना के गया तो फिर उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। उस स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन 2 बेसिक तरीकों से होता है, आप जानते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कभी ये फ्यूजन नहीं करते। द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल इज फर्टिलाइजेशन नहीं होता। आप और बहुत डिफरेंसेस जानते हैं, मुझे मालूम है, जैसे कि सेक्सुअल बाईपैरेंटल होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल यूनिपैरेंटल होता है, बट सेक्सुअल भी यूनिपैरेंटल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, सेक्सुअल में गैमीट्स बनते हैं, एसेक्सुअल में नहीं बनते। ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है, एसेक्सुअल में भी गैमीट बन सकते हैं पर वो फ्यूजन नहीं करते। एग्जाम्पल पार्थेनोजेनेसिस। अब जो मेन पॉइंट दोनों को एकदम अलग करता है वो है फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स, जो कि एसेक्सुअल में कभी नहीं होता। इसी की वजह से एसेक्सुअल में बनने वाले प्रोजेनीज एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स की, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली। बट
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होने के कारण वहाँ पे वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एसेक्सुअल बहुत फास्ट होता है, सिंपल होता है, सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए स्लो होता है। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोट किए गए हैं। एसेक्सुअल के भी कई टाइप्स होते हैं, आप जानते हैं, यस, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बहुत सारी चीजें। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। पहली तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस। इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। टाइप्स, asexual and sexual. Examples, budding, yeast and hydra. Fungi में spore formation. Fragmentation, filamentous algae, fungi और protonema of mosses में. True regeneration, flatworms यानी planarians में. और binary fission यानी cell division unicellular forms में, like unicellular algae, amoeba, bacteria, etc. Next, इसमें एक word use हुआ है, that is true regeneration. रीजनरेशन का क्या मतलब होता है कि अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाए तो उसे बॉडी रीफॉर्म कर सकती है, दैट इज रीजनरेशन। एंड अ स्मॉल डिग्री ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन एवरीवन, इवन इन ह्यूमंस आल्सो। नाखून, बाल आप काटते हैं फिर ग्रो कर जाते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ रीजनरेशन। बट रीजनरेशन एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता आपने नाखून काटे और 4 आदमी और तैयार हो गए, 4 लड़कियां और तैयार हो गई, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारे अंदर ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। इट इज एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये सिर्फ फ्लैटवर्म्स में होता है, प्लानेरियंस में, और तब इसको ट्रू रीजनरेशन कहा जाता है। यह सारी बात वो सब छोड़ते हैं, एक मुद्दे मेन बात पे आते हैं। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? नो, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलेंगे जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, लाइक म्यूल्स, लाइक स्टेराइल वर्कर बीज, लाइक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। तो आज हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात की जिनमें से दोनों ही डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट, लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स, एक्सेट्रा। तो आज हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको 3 और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताऊंगी और फिर हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।